हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में शुक्र के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज शुक्र के द्वारा जो पर राष्ट्र नीति बताई गई है उसका विवेचन करेंगे। विदेश नीति किसी भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में स्वीकार की जाती है। विदेश नीति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रकार के पक्ष मनु ने और कौटिल्य ने भी बताए थे। उसी प्रकार शुक्र भी विदेश नीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विवेचन करते हैं और वो यह मानते हैं कि राजा को इन दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उनकी जो परराष्ट्र नीति है वो इस प्रकार है। पहला है राज्य मंडल। राज्य मंडल के सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता शुक्र ने नहीं दी है। शुक्र मानते हैं कि एक राजा के चारों ओर मित्र, शत्रु और उदासीन राज्य होते हैं तथा कुछ स्वाभाविक मित्र होते हैं और कुछ स्वाभाविक शत्रु होते हैं। नेक्स्ट है परराष्ट्र का सैद्धांतिक रूप। परराष्ट्र के सैद्धांतिक रूप के अंतर्गत उनके द्वारा दो बातें बताई गई हैं, एक है उपाय और दूसरा है षड्गुण्य। पहले हम पढ़ेंगे शुक्र ने कौन कौन से उपाय बताए हैं। शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लिया जाना चाहिए। इस संबंध में शुक्र कहते हैं, जिस प्रकार से राजा द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र और शत्रु को अपना वशवर्ती बनाना चाहिए, क्योंकि उपाय से भूमि में रहकर स्वर्ग में पहुंचा जाता है और वज्र को भी विदीर्ण किया जा सकता है। यानी कि हम अगर अच्छे उपाय अपनाएं, अगर ढंग से उपाय अपनाएं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्र और शत्रु के उपाय के औचित्य के आधार पर शुक्र 4 प्रकार के उपायों को मान्यता देते हैं और ये 4 उपाय हैं साम, दाम, दंड और भेद। साम, मित्र और शत्रु दोनों के साथ शुक्र मानते हैं कि साम का प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्र को मित्र बनाए रखने के लिए और शत्रु से शत्रुता में वृद्धि नहीं करने के लिए साम का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है दान। मित्र को यह कहकर कि मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं और शत्रु को थोड़ा सा कुछ देकर उसे एक गांव दे दिया जाए, अपनी लड़की का विवाह कर दिया जाए, यह दान देकर उसे अपने में मिलाना। भेद नीति भी दोनों के साथ अपनाई जानी चाहिए। मित्र के सामने मित्र के सुंदर गुणों की प्रशंसा करना और शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना। भेद नीति है शत्रु से अधिक जो बलशाली हैं उन बलशाली के साथ भेद नीति को मान्यता देने की बात कहते हैं। दंड, मित्र को मित्रता के परित्याग की धमकी देना तथा शत्रु को पीड़ा देना, धन धान्य को क्षीण कर देना, सेना तत्व को उग्र नीति से डराना, ये सब दंड नीति है। तो इस तरह से शुक्र यह मानते हैं कि दंड की नीति भी शत्रु और मित्र दोनों के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। शुक्र का मानना है कि प्रबल शत्रु के साथ साम तथा अपने बराबर वालों के साथ भेद और की नीति अपनानी चाहिए और अपने से हीन को दंड दिया जाना चाहिए। यानी जो साम की नीति है, अपने से कोई प्रबल शत्रु है तो साम की नीति, अगर अपने बराबर का है तो भेद की नीति और अपने से अगर हीन है तो दंड नीति को मान्यता देनी चाहिए। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार षड्गुण्य की नीति। पहला है संधि। 6 नीति उन्होंने बताई हैं, जैसे मनु और कौटिल्य ने बताई थी, वही 6 नीति इनके द्वारा भी बताई गई हैं कि जो जैसा समय हो उस समय के अनुसार उस गुण का अवलंबन करना चाहिए। पहला है संधि। जिस क्रिया द्वारा बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। यानी बलवान शत्रु को संधि के माध्यम से अपना मित्र बनाया जा सकता है।
शुक्र यह मानते हैं कि प्रत्येक राजा से संधि नहीं करनी चाहिए, अपितु अत्यंत बलवान प्रतीकार का उपाय नहीं दिखने पर संधि करनी चाहिए। और इस संबंध में वो कहते हैं कि जिस प्रकार घने कांटों से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई काट या उखाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार अनार्य से भी संधि किए हुए राजा को कोई परास्त नहीं कर सकता। यानी जो राजा समय के अनुसार ढंग से अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वी के साथ संधि कर लेता है, उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाता है। दूसरा है विग्रह। जिस क्रिया द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए या उसे अधीन बना दिया जाए, उसे विग्रह कहा जाता है। और यह विग्रह की नीति भी शुक्र कहते हैं कि समय के अनुसार की जानी चाहिए। यान अपने अभिष्ट, यानी अपना कोई भी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शत्रु पर चढ़ाई कर देना, अपने उस अभिष्ट के लिए शत्रु को पर आक्रमण करना यान है। आसन मानसिक रूप से प्रयास करते हुए अवसर की प्रतीक्षा करना आसन है। यानी युद्ध करना है, युद्ध की नीति अपनानी है, लेकिन कैसे युद्ध की नीति अपनानी है? युद्ध की नीति इस रूप में अपनानी है कि जहाँ तक संभव हो या जहाँ तक लगे अंदर अंदर युद्ध की तैयारी करना और चुपचाप बैठ जाना आसन है। द्वैधी भाव सेना को विभाजित करके अलग अलग स्तरों पर भेजना, एक को आगे भेजना, एक को पीछे भेजना, द्वैधी भाव है। तो इस तरह से ये सैद्धांतिक नीति प्रमुख रूप से उन्होंने अपनाई। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों की व्यवहारिक नीति। व्यवहारिक नीति के अंतर्गत दूत, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध नीति को शुक्र मान्यता देते हैं। दूत, राज्य की 10 प्रकृतियां, जो मंत्रिपरिषद में 10 प्रकृतियां आपको बताई थी, उनमें से एक दूत भी है। दूत हृदय की बात को जानता है, देश काल समय का ज्ञान रखता है। दूत के माध्यम से एक राजा दूसरे राजा तक अपनी बात पहुंचा सकता है। गुप्तचर व्यवस्था, गोपनीय बातों की जानकारी हासिल करने के लिए शुक्र गुप्तचर व्यवस्था को मान्यता देते हैं। जैसे मनु और कौटिल्य के विचारों में हमने पढ़ा कि जो दूत व्यवस्था है वो प्रगट है, यानी कौन दूत है एक राज्य में, वो हम एक राजा दूसरे राज्य के पास दूत बनाकर भेजता है। और जो गुप्तचर व्यवस्था है वह गोपनीय है, जिसे हम आज की भाषा में जासूसी कहते हैं। शुक्र का मानना है कि एक राजा दूसरे राज्य की अगर गोपनीय रहस्यों को जानना चाहता है तो गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से ही वह दूसरे रहस्यों को जान सकता है। नेक्स्ट है युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। परस्पर शत्रु भाव रखते हुए अस्त्र शस्त्र द्वारा जो व्यापार होता है उसे शुक्र के द्वारा युद्ध माना गया है। युद्ध के संबंध में उनके विचार जो हैं वो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला है युद्ध प्रवृत्ति का औचित्य। शुक्र का मानना है कि युद्ध अनैतिक नहीं है, युद्ध क्षत्रिय का कर्तव्य है। यदि राजा परास्त भी हो जाए तो भी उसे युद्ध करना चाहिए, यानी कि अगर वो हार भी जाता है तो भी उसे युद्ध नीति को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं युद्ध अंतिम विकल्प है, यानी जब कोई और उपाय शेष न बचे तभी युद्ध को अपनाना चाहिए, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है युद्ध के नियम। शुक्र के द्वारा युद्ध के नियमों को भी मान्यता दी गई है और वो इस युद्ध के कुछ नियम बताते हैं, जिसके अंतर्गत उनका कहना है कि किसी के ललकारने पर क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। आपातकाल में, यानी वैसे तो युद्ध करना क्षत्रिय का काम है, लेकिन आपातकाल में ब्राह्मण को भी क्षत्रिय धर्म को अपना लेना चाहिए। रथ छोड़कर आ गए या घर में बैठे हुए क्षत्रिय को नहीं मारना चाहिए, जिसने अपने हथियार गिरा दिए हैं, हथियार छोड़ दिए हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए। अपने से नीचे खड़े सैनिक को नहीं मारना चाहिए, यानी कि जो पैदल है और एक घोड़े पर है, एक रथ पर है, तो अपने से नीचे खड़े सैनिक को नहीं मारना चाहिए। नपुंसक शरण में आए हुए को नहीं मारना चाहिए। जो सोए हुए हैं, लड़ाई के योग्य हैं, वेश धारण न किए हुए हैं, शस्त्र रहित हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो युद्ध के दर्शक हैं उनका वध नहीं करना चाहिए। भोजन करते हुए विपक्षी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। युद्ध के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यस्त सैनिकों का वध नहीं करना चाहिए। जो डरे हुए हैं, युद्ध से विमुख हो गए हैं, उन्हें भी नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से
शुक्र भी युद्ध के नियमों को मान्यता देते हैं, जैसा हमने मनु और कौटिल्य के विचारों में भी देखा था। नेक्स्ट है विजित राज्य के प्रति व्यवहार। युद्ध में दो पक्ष हैं, एक जीता है और एक हारा है। शुक्र का मानना है कि विजयी राजा को पराजित राजा और उसकी प्रजा के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, शत्रु की प्रजा को खुश रखना चाहिए और राजा के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है शुक्र का योगदान। शुक्र एक ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं जिनके विचार आज के समय में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हम शुक्र के विचारों का आज भी हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो निश्चित रूप से उनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते, और जो योगदान है वो इस प्रकार हैं। पहला है नैतिक विचारधारा। शुक्र की विचारधारा नैतिक है। राजा को शुक्र के द्वारा नैतिक बनाया गया है, यानी शुक्र ने इस बात को माना है कि जो शासक है वो स्वामी नहीं सेवक है। प्रजा का कल्याण करना, प्रजा के हितों का ध्यान रखना राजा का दायित्व है। नेक्स्ट है सीमित सत्ता का प्रतिपादन। शुक्र ने निरंकुश राजा को स्थापित नहीं किया है, बल्कि उनका यह बहुत बड़ा योगदान है कि वे सीमित सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। यानी जैसा आपको बताया कि जनता का नियंत्रण है, मंत्रियों का नियंत्रण है, धर्म का नियंत्रण है, ये बहुत से नियंत्रण अपने शासक पर शुक्र लगाते हैं। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की व्यवस्था। अकेले राजा समस्त राजकीय कार्यों को नहीं कर पाएगा, इस बात को शुक्र जानते हैं और इसीलिए मंत्री परिषद की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट है दंड और न्याय व्यवस्था का बहुत अच्छा विश्लेषण। न्याय के आधार पर हो, न्याय सत्य पर आधारित हो, यह शुक्र के द्वारा निर्धारित किया गया है। सही को दंड दिया जाए, गलत को दंड न मिले, इसकी भी पूरी व्यवस्था करने का प्रयास शुक्र ने किया है। आज भी हम मानते हैं कि वस्तु स्थिति में न्याय सत्य पर आधारित होना चाहिए, दंड अपराधी को ही दिया जाना चाहिए, निरपराधी को नहीं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और राजकोष का वर्णन। शुक्र के द्वारा व्यवस्थित रूप में अर्थव्यवस्था और राजकोष का वर्णन किया गया। उन्होंने कोष संग्रह पर बल दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो राजा कोष संग्रह करता है वह यशस्वी होता है। कर के संबंध में उन्होंने माना कि सही स्थितियों में ही कर लगाया जाना चाहिए, बंजर भूमि पर अकाल की स्थिति में कर नहीं लिया जाना चाहिए। पर राष्ट्रनीति के विचारों का प्रतिपादन, पर राष्ट्रनीति का भी उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। कब कौन से गुण को अपनाना चाहिए, कौन से उपाय को अपनाना चाहिए, साम दाम दंड भेद 4 उपाय उन्होंने बताए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी बहुत बड़ा योगदान है कि सत्ता को अकेले राजा में निहित नहीं किया, राजा के साथ अलग 10 मंत्रियों को भी उनके द्वारा स्थापित किया गया है। और इस रूप में हम यह मानकर चलते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि अगर शक्ति एक जगह केंद्रित होती है तो वह शक्ति तानाशाही स्थिति को जन्म देती है। उन्होंने एक सीमित सत्ता का प्रतिपादन करते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। लास्ट है कार्मिक व्यवस्था का विश्लेषण। बहुत बड़ा योगदान है शुक्र का कि शुक्र ने कार्मिक व्यवस्था का विश्लेषण किया, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था उन्होंने की। कर्मचारियों को किस प्रकार वेतन दिया जाए, कार्यमान के आधार पर, कालमान के आधार पर किस प्रकार से कार्य किया जाए, यह बहुत अच्छा विश्लेषण उनके द्वारा किया गया है। यह भी उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन प्रमुख रूप से दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे भली प्रकार से अपना भरण पोषण कर सकें। इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम यह कह सकते हैं कि शुक्र का चिंतन राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण चिंतन है और आज भी हमारा मार्गदर्शन शुक्र का चिंतन करता है। धन्यवाद।